अभी हम बैलेनोग्लासिस का टर्नेरिया लार्वा तक हम पहुँचे थे। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टर्नेरिया लार्वा अभी बन गया था, है ना। इसके आगे अब देखेंगे टर्नेरिया लार्वा। सबसे पहले जे मुलर ने टर्नेरिया लार्वा का पता लगाया था। किसने बताया था सबसे पहले? जे मुलर ने, ठीक है, 1850 में। लेकिन उनका कहना ये था कि ये जो है टर्नेरिया लार्वा जो है वो बैलेनोग्लासिस का नाम होके ये स्टार फिश का लार्वा है। लेकिन बाद में फिर ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि नहीं, ये बैलेनोग्लासिस के क्लेविजेरस जो स्पीसीज़ है उसी का है। बैलेनोग्लासिस क्लेविजेरस का ही लार्वा होता है। और टर्नेरिया लार्वा कब बनता है मैं आपको बता चुकी हूँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। ये लार्वा जो है ये देखने में कैसा होता है? शाइनिंग होता है, यानी चमकीला होता है। और इसका साइज़ 1 to 3 mm साइज़ का होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। हमने पूरा उसका फॉर्मेशन देखा था एलिमेंट्री कैनाल का, उससे क्या क्या बन रहा था ये देखा था, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीटली पाई जाती है, जो क्या बनाती है? माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन में डिवाइड होती है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन में डिवाइड होती है। और मुख सिरे पर गुदा पाई जाती है। इसमें देखो एनस कहाँ पाई जा रही है? मुख सिरे पर। एनस जो है वो मुख सिरे पर पाई जाती है। शरीर पर रोमीय पट्ट मीन सीलियरी बैंड तथा सीलियरी प्लेट पाई जाती है। इनका जो बॉडी होती है उस पर सीलिएटेड बैंड और एपिकल प्लेट पाई जाती है। एपिकल प्लेट जो ऊपरी रीजन में होती है। एपिकल प्लेट पर 2 पिगमेंटेड आइज स्पॉट होते हैं। स्ट्रक्चर में आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए एपिकल वाले रीजन में आई दिख रही है, पिगमेंटेड आई होती हैं, 2 आई नज़र आ रही है जिन पर लेंस होते हैं। आई कैसी होती है? जिन पर लेंस होते हैं। इसके अतिरिक्त एक पिछला स्वतंत्र वर्तुल रोमीय पट्ट मीन्स सर्कुलर सीलिएटेड बैंड पाया जाता है। सर्कुलर सीलिएटेड बैंड पाया जाता है कहाँ पर? पिछले सिरे पर। इनके ऊपर वाले रीजन में तो क्या होता है? वहाँ पर एनस पाई जाती है और आई पाई जाती है जिस पर लेंस लगे होते हैं। और पीछे वाले भाग में सर्कुलर सीलिएटेड बैंड पाए जाते हैं जिस पर सीलिया लगे होते हैं। पीछे की ओर हम देखेंगे, ये देखिए सीलिया लगे दिख रहे हैं बीच में। यहाँ पर के और एल वाले डायग्राम में देखिए इस पर सीलिया लगे हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टीलोट्रॉच कहते हैं। ये जो सीलिया दिख रहे हैं आपको बीच में स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच, ये जो सीलिया दिख रहे हैं के और एल वाले डायग्राम में, इनको हम टीलोट्रॉच कहते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? ये इनको मूवमेंट कराते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक है। घूर्णन गति इनके द्वारा होती है। तो ये किस काम में आते हैं? टीलोट्रॉच जो है इनके मूवमेंट में या रोटेट करने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टर्नेरिया लार्वा, उसका डेवलपमेंट हो गया और उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इनकी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जिसको हम कहते हैं कायांतरण। कायांतरण का हम मतलब समझें तो काया में अंतर, है ना। उनकी काया में अंतर का पाया जाना या अंतर आना शुरू हो जाना, बॉडी में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन होने लगना, चेंज आने लगना कायांतरण कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है? कुछ समय तक जल में तैरने के पश्चात लार्वा का आकार घटने लगता है। अभी हमने यहाँ पर देखा था टर्नेरिया लार्वा क्या हुआ था? बॉल अपनी से अलग होकर फ्री लिविंग हो जाते हैं, पानी में आकर स्वतंत्र तैरने लगते हैं, है ना। यहाँ तक हमने देखा था। फिर इनका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा। अब क्या हो रहा है? ये तैरते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ समय तक तैरने के बाद में इनका जो आकार है वो घटने लगता है, ये साइज़ में छोटे होने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है आगे मैं बताती हूँ। और अंत में ये जल की तल की रेत में बैठ जाते हैं। क्या हो रहा है इनमें? इनका साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। और साइज छोटा होने के बाद में ये क्या करते हैं? ये तैरना बंद करके बॉटम में, पानी के बॉटम में जिस स्थान पर ये रहते हैं वहाँ तल में बैठ जाते हैं। इसके पश्चात इसके अग्रभाग में संकीर्णन होता है। अग्रभाग में यानी एपिकल वाले भाग में
क्या होता है? संकीर्णन मीन्स इनका सिकुड़ना, कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिससे क्या बनता है? इनका प्रोबोसिस वाला भाग बनता है। एम वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एम और एन में ऊपरी वाला भाग जो है वो सिकुड़ने लगता है और किसको बना लेता है? प्रोबोसिस यानी हेड रीजन बना लेता है, प्रोबोसिस वाला भाग बना लेता है। धीरे धीरे सिलियरी बैंड और एपिकल प्लेट भी इसकी लुप्त हो जाती है। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एल में और एम में इसमें सिलियरी बैंड दिखाई दे रहे हैं ये, और सिलियरी बैंड और एपिकल प्लेट ये क्या होती हैं? दोनों रिड्यूस हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और ये लार्वा लंबा हो जाता है। यहाँ तक देखिए स्ट्रक्चर में के तक में इसका जो साइज़ है वो एक नॉर्मल टर्नेरियल लार्वा का साइज़ है, लेकिन धीमे धीमे इसमें जब वाटर रिड्यूस होने लगता है, बॉडी में से जल की हानि होने लगती है, तो ये किसमें पहले तो सिकुड़ता है और प्रोबोसिस वाला भाग यानी हेड रीजन बनाता है, और कैसा हो जाता है? ये लंबा होने लगता है ना। इसमें इस समय इसकी सिलियरी बैंड और एपिकल प्लेट दोनों जो है रिड्यूस होने लगती हैं और यह लार्वा लंबा हो जाता है। इसके पश्चात दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब दूसरी खांच होती है, यानी दूसरा सिकुड़ना शुरू होता है। तो वहाँ पर क्या बन जाता है? इसका कॉलर बन जाता है, नेक रीजन बन जाता है, हम अपनी भाषा में कहेंगे गर्दन बन जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बन जाता है जिसके फलस्वरूप कॉलर का निर्माण होता है। और इस प्रकार ये शरीर जो है 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। 3 भाग कौन से हो गए? प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया, और जो पीछे का पूरा जो लंबा भाग बचा हुआ है वो क्या हो गया? वो ट्रंक हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये बेलेनोक्लासिस एक लंबा 3 भागों में विभाजित कंप्लीट एनिमल बन जाता है। आगे देखेंगे, टर्नेरियल लार्वा के कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस में इसके आकार में अत्यधिक कमी हो जाती है। अब आकार में कमी क्यों हो जाती है? मैंने अभी आपको बताया, इसमें वाटर का लॉस होता है जिसके कारण इसके आकार में कमी हो जाती है। आकार में ये कमी संभवतः लार्वा के शरीर में जल की हानि से होती है, क्योंकि वाटर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, निकल जाता है। लार्वा का आकार छोटा होने के साथ साथ उसकी त्वचा मोटी होती जाती है। जब तक ये टर्नेरियल लार्वा साइज में है तब तक ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, सेमी होता है, लेकिन इसमें हम मतलब इसके ऑर्गन जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन जब बॉडी से वाटर रिड्यूस हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, तब इसका क्या होता है? इसकी जो स्किन होती है, जो इसकी लेयर होती है बाहरी, वो कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसमें हम ऑर्गन इसके दिखाई नहीं देते हैं। कायांतरण के दौरान डॉर्सल पोर प्रोबोसिस पोर बनाता है। जो इसका डॉर्सल पोर होता है वो क्या बनाता है? प्रोबोसिस पोर बनाता है। बक्कल डायवर्टिकुलम एवं गिल स्लिट्स एलिमेंट्री कैनाल की आउटग्रोथ द्वारा बन जाती है। किससे बन जाती हैं? बक्कल डायवर्टिकुलम और गिल स्लिट्स जो हैं एलिमेंट्री कैनाल की बाहरी जो डेवलपमेंट होता है उससे बन जाती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीजोडर्म से बनते हैं। जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो किससे बनते हैं? मीजोडर्म से, मीन्स मध्य में पाई जाने वाली जो लेयर है स्किन की, उसके द्वारा भित्ति जो होती है उससे बनते हैं, मीजोडर्म से बन जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों के साथ साथ ट्रंक लंबा हो जाता है। ये हमने जब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था तभी हमने देखा था कि ट्रंक कैसा होता है? लंबा होता है। ठीक है, और ये सारे जो फंक्शंस इसमें पाए जा रहे हैं, जो ऑर्गन पाए जा रहे हैं, उसके कारण क्या होता है? ट्रंक इनका लंबा होता है, जिससे क्या होता है? एडल्ट बन जाता है। अब हम यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितने साइज़ का था, लेकिन चेंज होते होते ये कैसा एक लंबा और पतला एनिमल बन जाता है, और इसके सभी आवश्यक अंग जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये इसका बेलेनोग्लासिस का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत टर्नेरियल लार्वा बना और बेलेनोग्लासिस का फॉर्मेशन हो गया, कंप्लीट एडल्ट बेलेनोग्लासिस बन गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट बताऊंगी और आगे का जो भी टॉपिक होगा वो कंप्लीट करूंगी। ओके, थैंक यू।